नमस्कार। नमस्कार। एकेडमिक असाइनमेंट, ये शब्द सुनते ही कई छात्रों को लगता है कि ओहो, फिर से एक बोझ। हाँ बिल्कुल, एक टेंशन सी हो जाती है। पर आज हम इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। हमारे पास एक गाइड है, असाइनमेंट लेखन, एक स्पष्ट मार्गदर्शिका। और इसकी मदद से हम इस पूरी प्रक्रिया को, आप कह सकते हैं, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर यही समझा जाता है कि असाइनमेंट मतलब सिर्फ ग्रेड्स, लेकिन ये गाइडलाइन बताती है कि इसका असली मकसद वो कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, मतलब ये सिर्फ नंबर लाने का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। आपकी रिसर्च स्किल्स, अपनी बात को साफ साफ कहने का हुनर, ये सब इससे डेवलप होता है। और ये स्किल्स तो फिर आगे चलकर, मतलब कॉलेज के बाद भी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आती हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इसमें और गहराई में उतरते हैं। हाँ। तो गाइड के मुताबिक सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम वो है असाइनमेंट ब्रीफ को, मतलब जो निर्देश मिले हैं उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना। अच्छा। जिसमें सब कुछ होता है, टॉपिक क्या है, कितने शब्दों में लिखना है, फॉर्मेट कैसा होगा, हाँ, और मार्किंग कैसे होगी, ये सारी डिटेल्स। इनको बारीकी से देखना क्यों इतना जरूरी है? मतलब क्या गड़बड़ हो सकती है? देखिए, सबसे आम गड़बड़ यही होती है कि छात्र ठीक से समझते नहीं कि पूछा क्या गया है। हाँ। और फिर पूरी मेहनत गलत दिशा में चली जाती है। हाँ। और अगर ब्रीफ में कुछ भी अस्पष्ट लगे, मतलब क्लियर ना हो, तो गाइड साफ कहती है अपने इंस्ट्रक्टर से, टीचर से पूछें, इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। सही कहा, ये तो स्मार्टनेस है, कमजोरी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब अगला पॉइंट, प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट। ये अक्सर लोगों को सबसे मुश्किल लगता है ना? हाँ, ये तो है। प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टाल मटोल की आदत। गाइड इस पर बहुत जोर देती है कि एक पक्का प्लान बनाए, हर स्टेप के लिए एक टाइमलाइन तय करें। उसमें एक उदाहरण भी दिया है, शायद 2500 शब्दों के निबंध के लिए। हाँ, दिया है। जैसे पहले 1-2 दिन ब्रीफ समझने और आइडिया सोचने में लगाएं, फिर अगले 2-3 दिन सिर्फ रिसर्च के लिए, फिर अगले कुछ दिन पहला ड्राफ्ट लिखने के लिए, और फिर आखिर के 1-2 दिन सिर्फ रिवीजन, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग के लिए। सुनने में तो ये बहुत मुनज़्ज़म, मतलब ऑर्गेनाइज लगता है, पर क्या ये असल में काम करता है? ये बिल्कुल काम करता है, खासकर जब आप इसे अपनी स्पीड और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बदल लें। पॉइंट ये है कि काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दिया जाए। अच्छा, और रिसर्च की बात करें तो भरोसेमंद स्रोत कैसे चुनें? हाँ, ये बहुत अहम है। गाइड कहती है कि एकेडमिक जर्नल, अच्छी किताबें या फिर जानी मानी वेबसाइट्स को देखें। इनसे नोट्स बनाना भी ज़रूरी है, और सिर्फ नोट्स बनाना ही नहीं, बल्कि सोर्स को क्रिटिकली, मतलब आलोचनात्मक नज़रिए से देखना भी ज़रूरी है कि ये कितना भरोसेमंद है, कितना प्रासंगिक है। और यहाँ पर कुछ टूल्स भी मदद कर सकते हैं, जैसे ज़ोटेरो या मेंडले। ये रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स? हाँ, ये आपके सारे सोर्सेस को ऑर्गेनाइज रखते हैं और साइटेशन बनाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च हो गई, प्लान बन गया, अब आता है स्ट्रक्चर, मतलब ढांचा। बिल्कुल। आमतौर पर तो वही होता है, एक इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और आखिर में कंक्लूजन। परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। हाँ, पर गाइड ये भी बताती है कि अलग-अलग तरह के असाइनमेंट्स में ये थोड़ा बदल सकता है। जैसे रिपोर्ट में अक्सर सब हेडिंग्स या सेक्शंस होते हैं, निबंध में शायद उतने ना हो। और लिखने के बारे में गाइड में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। कौन सी? कि पहला ड्राफ्ट लिखते वक्त परफेक्शन की चिंता नहीं करनी चाहिए। आहा, ये बहुत जरूरी सलाह है। बस जो भी विचार दिमाग में है उन्हें कागज पर उतारते जाएं। फ्लो में लिखना मतलब। हाँ बिल्कुल, बाद में रिवीजन और एडिटिंग के लिए तो वक्त निकालना ही है ना। और एडिटिंग मतलब भाषा, ग्रामर, स्पेलिंग वगैरह ठीक करना। सही। और इसमें एक और अच्छी टिप दी है, अपने लिखे हुए को जोर से पढ़कर देखें। जोर से? उससे क्या होगा? उससे जो अटपटे वाक्य होते हैं या जहां बात साफ नहीं हो रही, वो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, आवाज में वो खटकते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज, प्लेजरिज्म से बचना। हाँ, अकादमिक ईमानदारी, मतलब किसी और के काम को अपना बताकर पेश न करना। इसके लिए सही तरीके से रेफरेंस देना, साइट करना बहुत जरूरी है। वो जो अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, हार्वर्ड, एपीए, एमएलए, हाँ वो सब। ये बस तरीके हैं ये बताने के कि आपने जानकारी कहाँ से ली है। ये दूसरों की मेहनत का सम्मान करना भी है। गाइड कुछ आम मुश्किलों का भी जिक्र करती है, जैसे वो टाल मटोल वाली बात। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, उसका हल वही है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। और अगर टॉपिक ही समझ ना आ रहा हो तो
तो ईचएस से या अपने साथियों से, दोस्तों से बात करें। डिस्कस करने से चीजें अक्सर साफ हो जाती हैं। और स्ट्रेस, असाइनमेंट का स्ट्रेस तो होता ही है। बिल्कुल होता है। उसके लिए छोटे ब्रेक लेना, मुनज़्ज़म रहना, ये सब मददगार होता है। और एक आखिरी बात, जो फीडबैक मिलता है टीचर से, हाँ, उसे आलोचना की तरह नहीं बल्कि सीखने के मौके की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल सही। फीडबैक तो सुधार के लिए ही होता है। तो कुल मिला के ये गाइड क्या कह रही है, निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असाइनमेंट लिखना सिर्फ एक काम खत्म करना नहीं है, ये एक स्किल बिल्डिंग प्रोसेस है, एक सफर है। जिसमें कई स्टेप्स हैं। ब्रीफ समझो, प्लान करो, रिसर्च करो। स्ट्रक्चर बनाओ, लिखो, साइट करो, रिवीजन और एडिटिंग करो। और फिर फाइनल प्रूफ रीडिंग करके जमा कर दो। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें, तो ये सिर्फ एकेडमिक हुनर नहीं है, ये लाइफ स्किल्स हैं। सही कहा, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, अपनी बात को असरदार तरीके से रखना। ये सब जिंदगी भर काम आता है। बिल्कुल। और यहीं पे गाइड एक सोचने वाली बात की तरफ इशारा करती है क्या? कि असाइनमेंट लिखने से जो हमें एक मुनज़्ज़म तरीके से सोचने की और अपनी बात को साफ-साफ कहने की आदत पड़ती है, वो हमारी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों को, जैसे शायद हमारे शौक या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट, उन्हें भी अनजाने में बेहतर बना सकती है। ये दिलचस्प है। मतलब असाइनमेंट की स्किल्स क्लासरूम के बाहर भी काम आ सकती हैं। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है कि कैसे।